वेलकम टू फोकस। धुआं, गहराता हुआ धुआं, नथिंग विजिबल। बहुत ही भयावह सी स्थिति, कोई किरण नहीं प्रकाश की। पर फिर धीरे धीरे धुआं कुछ छटना शुरू होता है, कोहरा थोड़ा साफ होने लगता है, सूरज की सी किरणें आनी शुरू होती हैं। And then emerges the story of कोलकाता हॉरर। पिछले 15 दिनों से सारे अखबारों, टेलीविजन चैनल्स पर छाई हुई है ये कहानी। आरजी कार हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज की ये कहानी, जिसमें 9 अगस्त की रात को एक यंग इंटर्न डॉक्टर 30 घंटे तक लगातार काम करने के बाद और अपनी कुछ 2-3 साथियों के साथ जो डॉक्टर हैं और नर्सेज हैं उनके साथ खाना खाती है मॉर्निंग में, मतलब 2-2:30 बजे रात में। फिर वो एक वहाँ पर सेमिनार हॉल है, वहाँ पर एक बेड है, उस पर वो लेट जाती है आराम करने के लिए, थोड़ी नींद लेने के लिए। सुबह होती है। इस लड़की के पेरेंट्स, उसका नाम मैं नहीं बताना चाहूँगा, इसको अभया कहा जा रहा है, जिस तरह से निर्भया कांड हुआ था। तो इसके पेरेंट्स को पहले सुबह एक खबर आती है हॉस्पिटल से कि उनकी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है। वो चिंतित हो जाते हैं और वो फ़ोन लगाते हैं, लगता भी नहीं, बार बार अपने दोस्तों को कहते हैं कि आप भी पता चलाइए। फिर इतने में एक खबर आती है कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या, जस्ट लाइक दैट। कोई 2-2:30 बजे तो उनकी बात हुई थी अपनी बेटी से, वो बिल्कुल ठीक थी। उसने माँ से कहा था कि आप सो जाइए, कोई चिंता की बात नहीं है। बूढ़े माँ बाप वो तो सकते में आ जाते हैं। यहाँ से कहानी का जो बयान होता है वो उनकी एक मित्र, ये जो मित्र है इनके ज़रिए पता चलता है लेडी, कि वो पेरेंट्स सुबह भागते हैं और हॉस्पिटल पहुंचते हैं। उनको बाहर बिठा दिया जाता है, 3-4 घंटे उन्हें बिठाया जाता है, उन्हें अपनी बेटी को देखने नहीं दिया जाता। और जब वो अपनी बेटी को देखते हैं तो एकदम टूट जाते हैं। एक जवान लड़की, क्षत विक्षत, आंखों में कांच के टुकड़े पड़े, खून निकल रहा है आंखों से भी, जगह जगह खून निशान, गर्दन पर, चेहरे पर, जगह जगह। पता चलता है कि बेटी का बहुत भयंकर तरीके से रेप हुआ और उसका मर्डर हो गया है। टूटे हुए माँ बाप, कोई उन्हें कुछ बताता नहीं। अब पता चलता है जो आरजी कार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो रिजाइन करते हैं मॉरल ग्राउंड्स पर, और कुछ ही घंटों में उन्हें दूसरे सरकारी हॉस्पिटल में नियुक्ति कर दी जाती है। ये कहानियाँ जल्दी जल्दी आती हैं, सारा राष्ट्र सकते में आ जाता है। चौंका देने वाली बातें, झकझोर कर देने वाली, ये हो क्या रहा है। नेचुरली in the entire country there is a sense of acute outrage। लेकिन जैसे जैसे डिटेल्स आने लगे तो आदमी परेशान होना शुरू हो गया कि कैसे हो सकता है ममता बनर्जी के राज्य में इतनी गैर जिम्मेदारी। क्योंकि उसी शाम पोस्टमार्टम किया जाता है तो और भी अजीब तरह की भयावह रिपोर्ट्स आनी शुरू होती हैं कि उसके साथ तो बहुत ज़्यादा लोगों ने गैंग रेप किया। उसके प्राइवेट पार्ट में इतनी बड़ी मात्रा में, कोई 200-250 ग्राम सीमन वीर मिला। वो जो महिला थी उनकी मित्र, उसके माँ बाप की, वो खुद बहुत ही टूटी हुई भी, पर बहुत ही नाटकीय तरीके से बता रही थी कि उसकी टांगें बिल्कुल समांतर तरीके से एक दूसरे के साथ थी, जिसका मतलब यह है कि उसकी
पेल्विक गर्डल तोड़ दी गई थी, उसके बगैर वो हो ही नहीं सकता। टांगे इस तरह से 90 डिग्री पे दोनों नहीं जा सकती। तरह तरह की अटकलें, तरह तरह की घटनाएं किसी ने ऑफिशियल नहीं देखी, पर ये बातें धड़ाधड़ आनी शुरू हो गई। फिर अगला दिन 10 तारीख, अचानक पता चलता है कि पुलिस ने एक शख्स को, अपराधी को पकड़ लिया, और वो है संजय रॉय। ही वर्क्ड एज ए सिविल वॉलंटियर विद द कलकत्ता पुलिस इटसेल्फ। उसको पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि वो अपराधी है और उसने अपना अपराध कबूल कर लिया है। He has acknowledged, admitted his guilt that he raped and murdered the woman. सब कुछ इतना अचानक, इतना तेजी के साथ हो रहा है, लेकिन अखबार खून की मांग करने लगते हैं। टेलीविजन चैनल चीख चीख कर खून की मांग कर रहे हैं। किसका खून? बंगाल सरकार का खून, कि उनके यहाँ ऐसा कैसे हो गया। वो मांग कर रहे हैं ममता बनर्जी के सर की। लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं, ये सब कैसे हो गया। और शक तो पैदा होता है कि शायद जिस शख्स को पकड़ा गया है वो शायद सिर्फ सामने का चेहरा हो, उसके पीछे बहुत सारे चेहरे हो सकते हैं। कलकत्ता पुलिस मामले को सीबीआई को दे देती है 14 अगस्त को, और ये कलकत्ता की जो हाई कोर्ट है उसके आदेश पर होता है, क्योंकि पूरे समाज में, कलकत्ते में इतनी नाराजगी फैल गई है। ममता बनर्जी ने भी यही कहा था कि हम सीबीआई को देने को तैयार है ये केस। 13 दिन हो गए हैं। वो कई बार, जो कलकत्ता आरजी कार हॉस्पिटल के प्रिंसिपल थे फॉर्मर, संदीप घोष, उनके साथ कम से कम 7-8 दफे लंबी इंटरोगेशन हो चुकी है। बहुत पूछा गया है, कई कागजात, फाइलें मंगाई गई, लेकिन कोई चार्जेस नहीं लगाए गए। कलकत्ता पुलिस ने संजय रॉय, उसको साथ इंटरोगेट किया है तेजी के साथ। बहुत कई लोगों ने, जो कि बहुत ही स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने भी उसके साथ पूछताछ की है। पर इस वक्त जो बेयर फैक्ट्स हैं वो यही है कि संजय रॉय इस ब्रूटल रेप और मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार है, अकेला शख्स है। उसके लिए कुछ प्रूफ भी मिले हैं, क्योंकि जो सीसीटीवी कैमरा था वो उस जगह का जहाँ पर यह घटना हुई, सेमिनार हॉल, उसमें कोई 4 बजे के आसपास संजय रॉय दाखिल होते हुए दिखाई देता है, और कोई आध पौन घंटे बाद जब वो वापस निकलता है तब भी दिखाई देता है। जब वो अंदर गया था तो ब्लूटूथ जो होता है वो उसके गले में लटका हुआ है, और जब वो वापस आता है तो ब्लूटूथ वहाँ नहीं है, और जो घटना स्थल है वहीं उसका ब्लूटूथ पड़ा हुआ मिलता है। बाद में पुलिस जब उसे कनेक्ट करती है, औरों के फ़ोन से उनको भी लेती है और उनके भी ब्लूटूथ को उनके साथ चेक करती है। मेल नहीं करता, लेकिन संजय रॉय के फ़ोन में वो फिट हो जाता है, उसे मेल कर जाता है। तो ये फर्दर प्रूफ होता है कि वही अपराधी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सुओ मोटो नोटिस लेती है 20 अगस्त को, और वो कलकत्ता पुलिस को बहुत डांटती है। किस लिए? ख़ासतौर पर कि एफआईआर इतना लेट क्यों हुआ, क्योंकि 9 अगस्त की घटना को 10 अगस्त की शाम को पोस्टमार्टम हो जाने के बाद एफआईआर ली जाती है, और इसमें कोई चैलेंज नहीं आया है। सीबीआई ने भी कोई चैलेंज नहीं दिया है, किसी और का नाम नहीं आया है। धीरे धीरे जब वो धुआं हटना शुरू हुआ तो पता चला कि ये सब अफवाहें हैं, गैंग रेप वो शायद नहीं हुआ है। तो मुझे एक चीज़ पर शक सा लगना शुरू हुआ था। इसमें कोई शक नहीं, ये बहुत भयंकर घटना थी और इस घटना को हमें सुलझाना चाहिए। लेकिन कुछ बातें उभर के आनी शुरू हुई। बार बार अभी तक ममता बनर्जी के सर की मांग हो रही है कि उन्हें पद छोड़ना चाहिए, रिजाइन करना चाहिए। रोजाना जोरों से डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं और साफ दिख रहा है ये बीजेपी की तरफ से हो रहे हैं। ये जो स्कॉलिड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है? नंबर 1, डाइवर्ट अटेंशन। हरियाणा में, झारखंड में, जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस होने वाले। बीजेपी की हालत बहुत खराब है।
बहुत बदनामी हो रही है बीजेपी के पूरे हैंडलिंग की। तो जो बड़े बड़े मसले हैं जो इलेक्शन को अफेक्ट करेंगे, जैसे इन सब से ध्यान हटाना जरूरी है। ये जो कलकत्ते की घटना थी, इसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने अपने 15 अगस्त के भाषण में भी किया। तो एक स्कॉलिड ऑब्जेक्टिव जो साफ दिख रहा है वो है महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्याओं से ध्यान भटका। दूसरा, किसी ना किसी तरीके से बीजेपी का जो तरीका है सरकारें छीनने का, उसका नेकेड एफर्ट, उसका वो मिशन पे जोरों से लगी हुई है कि ममता बनर्जी को लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर बर्खास्त किया जाए, प्रेसिडेंट रूल लाया जाए। तीसरा, जिससे बीजेपी बहुत डरी हुई है, दैट इज इंडिया अलायंस। उसकी जो साख बढ़ती जा रही है दिनों दिन, उसको तोड़ा जाए, क्योंकि ममता बनर्जी उसका बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है। ये जो धुंध है ना, इस धुंध से देखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इसे खुलकर इसको नहीं देखेंगे, जिसमें कभी कभी सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था भी अफेक्टेड हो जाती है, शायद वो धुंध को नहीं देख पाती, और वो है पॉलिटिशियन। एक कमेंटेटर है, उन्होंने कहा कि ये सब जो घटनाएं हो रही हैं, वी आर नॉट फेसिंग द एलिफेंट इन द रूम, दैट इज द डर्टी पॉलिटिशियन। अगर इस डर्टी पॉलिटिशियन को आप नहीं पहचानेंगे तो हमारी जो महिलाएं हैं, युवतियां हैं, बच्चियां हैं, इन पर एक जगह नहीं बार बार ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, हुई हैं। हाथरस हुआ है और बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। अभी हाल ही में यूपी में 2 लड़कियां आत्महत्या करने के बाद या लटका या मारे जाने के बाद पेड़ से लटकी हुई पाई गई, कल परसों ही। एवरी डे रेप्स आर हैपनिंग। हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम बड़े सिंपल वर्ड्स में सकर से हमें मूर्ख बनाया जा रहा है, और वो सत्ता छीनने के लिए किसी भी तरह से कुछ भी करेंगे, वो ऐसी घटनाएं भी करवाएंगे। हम अपनी बच्चियों को बचाना चाहते हैं, उनकी रक्षा करना चाहते हैं, उनके सम्मान की, तो हमें जागृत होना होगा। फोकस का उद्देश्य यही है। प्लीज लेट अस ओपन आवर आईज। प्लीज जागिए, सोना बंद कीजिए। दिस इज द ओनली मैसेज फ्रॉम माई हार्ट टुडे।